नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स। माई सेल्फ एम आर चौधरी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, हमारे को कितने नंबर लाने चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं शुरू। और आइए, शिक्षण अभिरुचि का ये पहला वीडियो है आपका, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बिंदु जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाने हैं। सामाजिक परिपक्वता, दूसरा नेतृत्व, तीसरा संप्रेषण, चौथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पांचवा अंतःवैयक्तिक संबंध और छठा है सजगता। प्यारे बच्चों, शिक्षण अभिरुचि में कुल 50 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न वो 3 अंक का होता है। इस प्रकार हमें कुल 150 मार्क्स या नंबर ये दिलवा सकते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद, मेरे साथ सीखने के बाद में मेरा ये दावा है कि आप 140 से 150 के बीच अंक इजीली हासिल करेंगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए करना क्या है? हमें शिक्षण अभिरुचि में अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानना है। हमें एक व्यवहारिक शिक्षक मानता है। जीवन के संघर्ष या मैदान में, पथ पर कौन कौन सी बातें व्यवहार में अच्छी मानी गई है या वैसी होनी चाहिए, इस बात को लक्ष्य बनाकर, कंसेप्ट बना करके हमें प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न की भाषा और उसमें दिए गए टेक्निकल शब्द, शिक्षण से संबंधित तकनीकी शब्द को अच्छे से समझना है और फिर उसका अभिप्राय जानते हुए सही विकल्प को सेलेक्ट करना है। हाँ, आप सही विकल्प तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो आपको 3 नंबर दिलवाएगा, 2 दिलवाएगा, 1 दिलवाएगा, 0 तो नहीं दिलवा सकता, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है शिक्षक बनने का, शिक्षक समाज का दर्पण है और आप समाज के सामने एक बेहतरीन व्यक्ति और सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं, करने का भी प्रयास करने वाले हैं, इसलिए आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला विषय लेंगे सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? सोशल मैच्योरिटी। हम सब समाज में रहने वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज का अभिन्न अंग है, समाज का हिस्सा है। हमसे मिलकर समाज बनता है। मनुष्य, परिवार, रिश्ते, संबंधी, आस पड़ोस, ये सब मिलकर के एक समाज का निर्माण होता है। एक समाज और एक स्वस्थ समाज, हम सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक हैं, वो स्वस्थ समाज का हिस्सा होते हैं। हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए आदर्श स्थापित करने का ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रयास करते रहते हैं। उसके लिए हमें कई प्रकार की बातें बाल्यावस्था से धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं और जीवन के अंतिम सांस तक सीखने को मिलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया एक सतत है और वो जीवन भर जारी रहती है। वो बातें ही सीखी जाती या सीखी हुई मानी जाती है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक होती है। अलाभदायक या हानिकारक बातें सीखा जाना या अधिगम्य या लर्निंग का पार्ट नहीं होता है, उसे नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसे सुसभ्य नागरिक का निर्माण नहीं होता। चलिए बच्चों, सामाजिक परिपक्वता क्या है? पहला बिंदु हमारा, व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। कोई भी आदमी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार संबंधियों के साथ, आस पड़ोस के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कक्षा साथियों के साथ, बस में आने जाने वाले लोगों के साथ, या किसी भी स्थान पर जहाँ लोग खड़े हैं, लोग रहते हैं, उन सब के साथ हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो कि उनको हमारी चर्चा आने पर, हमें देखने पर एक उचित संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो सके। भाई वो समायोजन है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। जी बच्चों, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक इमोशनल और मनोक्रियात्मक मेंटल रिएक्शन से उन पक्षों का विकास, मनुष्य के 3 पक्ष है मस्तिष्क के, इनका विकास मनुष्य के व्यक्तित्व के 3 पक्ष है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, इनका विकास इस तरह से हो कि व्यक्ति हर परिस्थिति में, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये शब्द महत्वपूर्ण है, हर परिस्थिति में संतुलित व्यवहार कर सके। कैसा व्यवहार कर सके? संतुलित, यानी ऐसा व्यवहार करे जिससे कोई खिन्न नहीं हो, कोई यह प्रसन्न नहीं हो, कोई यह संतोष जाहिर नहीं करे। हमारी क्रिया, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे व्यवहार के बाद सामने वाले के मन मस्तिष्क में, व्यवहार में, हाव भाव में, भावनाओं में एक उचित समायोजन और उचित प्रदर्शन सकारात्मक रूप से होना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति समाज में आदर्श नागरिक कहलाता है। आदर्श नागरिक माना जाता है उस व्यक्ति को जो समाज के प्रति सकारात्मकता रखते हुए उचित ढंग से व्यवहार और क्रियाएं प्रदर्शित करता है। आदर्श नागरिक के 4 पक्ष माने गए, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो बिंदु महत्वपूर्ण। आदर्श नागरिक के 4 पक्ष है और इन चारों पक्षों का विकास एक जैसा होना चाहिए। जी मित्रों, चारों पक्षों का विकास एक जैसा होना चाहिए। कोई एक पक्ष अधिक विकसित हो और कोई एक कम विकसित हो तो वह उचित समायोजन करने में सफल नहीं होता है। वो 4 पक्ष कौन से हैं? पहला पक्ष है शारीरिक पक्ष, दूसरा है मानसिक पक्ष। शारीरिक यानी फिजिकल, यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, उसके सभी अंग सुव्यवस्थित, स्वस्थ और समानुपातिक लंबाई के होंगे, विकलांगता दिव्यांगता नहीं होगी, तो व्यक्ति अपने आप में पहले से 50% से अधिक सकारात्मक बना रहेगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं रहेगी। मानसिक पक्ष, यदि स्वस्थ व्यक्ति है, समानुपातिक रूप से स्वस्थ है, उचित स्वस्थ है, तो वह मानसिक रूप से भी अवश्य ही स्वस्थ होगा। संवेगात्मक पक्ष, ऐसे व्यक्ति की भावनाएं, संवेग से मतलब भावनाएं, इच्छाएं उसकी संतुलित रहती है, वो आवेशित, उग्र, क्रोधी या गुस्सैल स्वभाव का नहीं होता है। तो संवेगात्मक पक्ष भी उसका संतुलित या बैलेंस रहता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष का अभिप्राय है भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोस के साथ, दोस्तों के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो हमारा सामाजिक पक्ष है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक पक्ष का विकास होता है। तो आदर्श नागरिक के 4 पक्ष हैं। क्या मित्रों, ये 4 पक्ष किसके हैं? आदर्श नागरिक के। चलिए, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक पीढ़ी है। मित्रों, ये सवाल है, सामाजिकरण की पहली पीढ़ी किसे माना गया है? सामाजिकरण की पहली पीढ़ी सामाजिक परिपक्वता को माना गया है। सामाजिकरण से होता क्या है? सामाजिकरण से बालक सामाजिक गतिविधियां जिनसे वो सीखता है, सामाजिक गतिविधियां जिनसे बालक सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। सामाजिकरण में व्यक्ति अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहनों से जो अच्छी अच्छी बातें, जो बातें सीखता है, उसे अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। वो वैसा बनने का, वैसा होने का प्रयास करता है, वैसा प्रदर्शित करने का भी प्रयास करता है। जिनमें सीखता है या मैं सीखता हूँ, समाज के आदर्श हैं, क्या सीखता हूँ मैं? मूल्य हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज है, विश्वास है, घटनाएं हैं और प्रथाएं। ये सब ऐसे प्रक्रम हैं, ये ऐसे समाजीकरण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मूल्य हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता का विकास और निर्माण सतत रूप से होता है। समाजीकरण को प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जा सकता है। समाजीकरण 2 रूप से होता है, बालक स्वतः सीखता है और किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर भी उसे सिखाया जा सकता है। हाँ, प्रशिक्षण द्वारा समाजीकरण का विकास या सामाजिक परिपक्वता विकसित की जा सकती है? उत्तर है हाँ, की जा सकती है। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा सिखाया जा सकता है? तो पहला है उपदेश द्वारा शिक्षण। हम अक्सर ये उपदेश सुनते या देते आ रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए। ये उपदेशात्मक शिक्षण है। इससे बालक सीखता है, आग के पास नहीं जाना चाहिए, जंगली जानवरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, पानी में नहीं जाना चाहिए, गलत व्यक्ति पर भरोसा या संगत नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना कार्य समय पर करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। शुरू से जैसे जैसे परिवार में बड़े हुए हैं, ये सब बातें हमने परिवार के विभिन्न सदस्यों से सुनी हैं। ये उपदेश के द्वारा शिक्षण हमें प्राप्त हुआ है। अनुकरण, हम जैसा करते हैं, नन्हे मुन्ने बालक हमारे देखा देखी वैसा करने का प्रयास करते हैं। नन्हे मुन्ने बालकों को आपने खिलौने के साथ खेलते हुए देखा होगा, तो वो तमाम हाव भाव, क्रियाएं और शब्द निकालते हैं तो अपने परिवार में अपने मित्रों से सीखते हैं। जैसा देखता है बालक वैसा सीखता है, ये एकदम सटीक बात है। पहचान या तादात्म्य द्वारा, पहचान का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। हर व्यक्ति या विद्यार्थी या बालक के जीवन में कुछ बनने का, किसी के जैसा बनने का
विचार होता है, यानी वो अपने जीवन का एक रोल मॉडल तय करता है, उसे अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यमों से या कहानियों से, कथाओं से, घटनाओं से अपने मन में एक भाव का निर्माण होता है, एक सोच का विकास होता है कि मुझे वैसा करना चाहिए या मुझे उसके समान बनना है। मुझे एक बड़ा ठेकेदार बनना है, मुझे अच्छा शिक्षक बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वगैरह वगैरह कुछ भी बनना है। तो वो उसके जीवन में एक रोल मॉडल होता है। वो फिल्म के द्वारा, सीरियल के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, परिवार में किए जाने वाले व्यवहार के द्वारा या अपने आस पड़ोस के अन्य लोगों के द्वारा अपने जीवन में जो उसे पसंद है, जो उसकी सोच के साथ मेल खाता है, मैच करता है, वैसा बनने का प्रयास करता है। और अपनी सोच के साथ जिस व्यक्ति का मेल खाता है उसे हम रोल मॉडल कहते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं। तो परिवार के सदस्य या किसी से रोल मॉडल, सेल नहीं है ये, रोल मॉडल मानकर खुद वैसा बनना चाहता है। और अगला है पुरस्कार एवं दंड। हम बालक को अक्सर गलत क्रिया करने पर, कृत्य करने पर, प्रतिक्रिया करने पर, गतिविधि में भाग लेने पर उसे डराते हैं, उसे हल्का फुल्का धमकाते हैं या उसे दंड भी देते हैं। दंड शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावात्मक किसी प्रकार का हो सकता है, ताकि वो उस क्रिया की, उस गलत काम की पुनरावृत्ति ना करे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, बालक कक्षा में, विद्यालय में, परिवार में अच्छा कार्य प्रशंसा योग्य करता है, तो हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए, प्रशंसा की जाती है, उसे उचित पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन देकर या दंड देकर उसके विचार को स्थायी किया जा सकता है। सामाजिक परिपक्वता हेतु अभिकथन या एजेंसियां कौन कौन सी है? ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज है जो सामाजिक परिपक्वता के निर्माण में सहायक है? तो बालक सामाजिक अभिकरण का केंद्र बिंदु होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक एजेंसियां या सामाजिक अभिकरण, जिसमें क्या है? परिवार है, पास पड़ोस है, रिश्तेदार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक धार्मिक संस्थाएं हैं। इन सभी संस्थाओं का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु बालक है, जिसे सामाजिक रूप से परिपक्व करना है, जिसे सामाजिकरण के द्वारा सिखाना है। तो ये बालक सेंटर पॉइंट है किसका? प्राथमिक स्रोत का और सामाजिकरण के द्वितीय स्रोत का। प्राथमिक स्रोत में जो एजेंसीज है, अभिकथन है, वो परिवार है, पास पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, विभिन्न उत्सव कार्यक्रम जयंतियां हैं और उसकी खुद की मित्र मंडली है। वह ये प्राथमिक स्रोत है, इनके द्वारा सामाजिकरण, उसका सामाजिकरण होता जाता है, उसमें सामाजिक परिपक्वता और सामाजिक सोच का विकास होता है। द्वितीयक स्रोत के रूप में प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि द्वितीयक स्रोत वे संस्थाएं हैं जिनमें सांस्कृतिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं यानी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राजनीतिक संस्थाएं यानी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक आयोजन, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब इस प्रकार के कुछ स्थान हैं जहां प्रत्येक धर्म का, परंपरा या प्रथा का निर्वाह करने वाला संप्रदाय का अनुयायी अपने समाज में सामाजिक रूप से परिपक्वता का विकास कर लेता है। इन सबसे बालक में व्यवहारिकता, बुद्धिमत्ता, गंभीरता, निष्पक्षता, उत्साह और आशावादिता का विकास होता है। सामाजिकरण के दोनों स्रोतों से या एजेंसियों के द्वारा जब उसमें सामाजिक भावनाओं का विकास होता है तो उसके साथ साथ में उसमें व्यवहारिकता बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विकास होता है, उसमें प्रत्येक तथ्य या कंसेप्ट के या सोच के प्रति गंभीरता आती है, निष्पक्ष पारदर्शी दृष्टिकोण का विकास होता है, उसमें हर काम को, हर क्रिया को या किसी घटना में भाग लेने के लिए उत्साह विकसित होता है और वह हमेशा आशावादी रहता है। नैराश्य का भाव उसमें सामाजिकरण के द्वारा घट जाता है या कम हो जाता है। सामाजिक हित इसमें अपनी कार्यशैली विकसित कर सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक हित में वह अपनी भूमिका निभाकर सामाजिक परिपक्वता का परिचय देता है। समाज में बालक अनेक भूमिकाएं निभाता है, जैसे वो भाई बहन के रूप में, बेटे बेटी के रूप में, मित्रों के रूप में, शिष्यों के रूप में, नागरिकों के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में और नैतिक कर्तव्य की इन सब भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन करता है तो उसका सामाजिकरण हो पाया है या सामाजिकरण मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन सभी रिश्तों में उचित प्रकार का व्यवहार करता है,
आदर्श व्यवहार करता है, व्यवहारिक रूप में उचित व्यवहार करता है, तो ऐसा मान लेते हैं कि उस बालक का अच्छी तरह से सामाजिकरण हो गया है, वह सामाजिक रूप से परिपक्व है। सामाजिक परिपक्वता से क्या फायदे, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अनुशासन की प्राप्ति होती है, हमारी आवश्यकता पूरी होती है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, व्यक्तिगत क्षमता विकसित होती है, पर्सनल पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है, ये सब विकसित हो जाती है सामाजिक परिपक्वता से। ये चीजें ही हैं, 5 बिंदु हैं, यही जीवन में जरूरी है एक सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक के रूप में। और ये पांचों चीजें, पांचों बिंदु, शासन, आवश्यकता पूर्ति, आकांक्षा पूर्ति, व्यक्तिगत क्षमता और उत्तरदायित्व की भावना सामाजिक परिपक्वता से ही विकसित होती है। बालक के, प्यारे बच्चों ध्यान दें, बालक के सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ऐसा कोई बालक नहीं है तो बिना विद्यालय जाए समाज का अंग बनता हो। ऐसा या ऐसी संख्या बहुत कम है। और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो बालक समाज में जाते हैं, समाज का अंग बनते हैं किसी भी रूप में, तो वो अवश्यमेव सामाजिक परिपक्व, उनका सामाजिकरण बेहतर ढंग से हुआ हो जाता है, हुआ माना जाता है। शिक्षक स्वयं का सामाजिकरण अच्छी तरह से हुआ हो तो सामाजिक परिपक्व शिक्षक निम्न कार्य कर सकता है। यदि कई, ऐसा नहीं कि शिक्षक होना अपने आप में एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की निशानी या मिसाल है। शिक्षकों में भी बहुत कम मात्रा में, हाँ 0.1% या 0.5% ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुसमायोजित हैं। तो शिक्षक होना अपने आप में 100% सामाजिक परिपक्वता का मैसेज नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की तुलना करें, समाज के अन्य व्यक्तियों से तुलना करें, तो शिक्षक सामाजिक रूप से अधिक समायोजित माने जाते हैं। उनमें सामाजिक समझ, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक रिवाज और प्रथाओं को निर्वहन करने की भावना अधिक होती है और अच्छी होती है, उचित होती है। शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, पारसनस के अनुसार समाज संपूर्ण मानवीय संबंध और प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता से उत्पन्न व्यवस्था है। सामाजिक संबंध और प्रतीक, प्रतीक का मतलब रिश्ते नाते, सामाजिक संबंध और वो किसके साथ है, उनकी जो जटिल व्यवस्था, उसे हम समाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे समाज कहते हैं। अर्थात सामाजिक व्यवस्था क्या है? एक मनुष्य और मनुष्य की परिस्थितियां, मनुष्य और जिस समाज में मनुष्य रहता है उसकी परिस्थितियां कैसी है, कैसा माहौल है, किस प्रकार का माहौल है, आस पड़ोस कैसा है, उसके अनुसार उसका विकास होता है, वो सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक देश की अपनी अपनी प्रकृति और अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसके अनुसार उसकी सामाजिक व्यवस्था होती है, उसका सामाजिक ताना बाना होता है, उसका सामाजिक गठजोड़ होता है, उसका परिवार के सदस्यों के साथ, आस पड़ोस के साथ में, सरकार के साथ में, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ में अलग प्रकार का संबंध होता है। शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक कब होगा, या सामाजिकरण में उस शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो बालकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करे, बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं इत्यादि का पता लगाकर उसी के अनुसार उसमें अच्छी भावना विकसित करे। ये सवाल बनता है। शिक्षक को वो प्रयास करने चाहिए जिसमें बालक की रुचि निहित हो, बालक की अच्छी रुचि, पॉजिटिव सकारात्मक रुचि निहित हो। बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें समूह में मिलना सिखाएं। जब बालक पहली बार विद्यालय आता है तो औपचारिक परिपक्वता विद्यालय के परिवेश से शुरू होती है। घर में, परिवार में बालक का प्रथम गुरु की माँ होती है, लेकिन औपचारिक रूप से का सामाजिकरण विद्यालय से प्रारंभ होता है, क्योंकि विद्यालय में वे विभिन्न परिवार के बच्चों, विभिन्न धर्मों के, जातियों के और विचारों के, अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ रहना सीखता है, घुलता मिलता है, उनके विचार सीखता है, अपने विचारों का उनके साथ आदान प्रदान भी करना सीख जाता है। समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए रखने के लिए सक्रिय हो, ऐसा शिक्षक आदर्श है, सामाजिक रूप से परिपक्व है, जो समाज में आई विद्रूपताएं, कमियां, दोष, नशा, चोरी, अपराध, पाखंड, अंधविश्वास, जो सामाजिक
रूप से समाजीकरण के बाधक हैं, उनसे बच्चों को हिदायत देकर बचाए रखता है, अपने खुद के चरित्र द्वारा प्रदर्शित कर बचाए रख सकता है। समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करें, वो बालक को समाज में विभिन्न भूमिकाएं देकर शिविरों के माध्यम से, सामाजिक, सांस्कृतिक और विद्यालय प्रोग्रामों के द्वारा सिखा देता है। आवश्यकता अनुसार प्रेरकों और विधियों का प्रयोग करें। बालक की आवश्यकता अनुसार, कक्षा और शिक्षण की आवश्यकता अनुसार, विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार पढ़ाने वाले शिक्षक को प्रायोगिक रूप से ऐसे व्यवहार करने चाहिए जो समाजीकरण के लिए उपयोगी और सहायक होते हैं। इसमें संबंधों की जटिल व्यवस्था है। मानवीय मानकीय क्रिया के परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण करता है और सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों को विकसित करती है। जी, सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों को विकसित करती है। ये बातें एक शिक्षक में होती है और वो बालकों को सिखाने का प्रयत्न करता है, लगातार चेष्टा रहती है। संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? समाज में जितने सारे संबंध हैं, अन्य व्यक्ति के साथ, परिवार के व्यक्ति के साथ, आस पड़ोस के साथ हमारे किस प्रकार के सकारात्मक संबंध हैं, संबंध ही सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवस्था के तत्वों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सामाजिक संचरण, सामाजिक संस्थाएं, जाति, धर्म, विवाह, परिवार, राजनीति, राज्य और धर्म है। दूसरे तत्व हैं व्यक्तित्व के, तो व्यक्तित्व व्यवस्था, व्यक्तित्व संवेग, व्यक्तिगत मूल्य और पुरस्कार। तीसरे प्रकार के सांस्कृतिक व्यवस्था के तत्व, जिसमें मूल्य हैं, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज है। जो व्यवहार, मित्रों ध्यान देना, जो व्यवहार की शिक्षा निर्धारित करती है, कौशल हस्तांतरित करते हैं, पसंद और नापसंद अभिरुचियां और अभिवृत्तियों का विकास करते हैं, ये वो प्रमुख तत्व है जो सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। अगली बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था उप सामाजिक व्यवस्था से में 3 समान तत्व है। एक सामाजिक व्यवस्था और एक उप सामाजिक व्यवस्था। माने तो एक धर्म, धर्म में धाराएं, प्रथाएं, परंपराएं या संप्रदाय, और उसके बाद में आस पड़ोस, और उसके बाद में परिवार। तो ये कई उपव्यवस्थाएं होती है, लेकिन मोटे रूप में सामाजिक व्यवस्था और उपव्यवस्था, ठीक है ना। माना कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में भिन्न भिन्न संप्रदायों की अपनी सामाजिक व्यवस्था, वो उप सामाजिक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। एक धर्म और धर्म के बाद में शाखाएं या उसमें अलग अलग धाराएं, अलग अलग सिद्धांत, मान्यताएं, और उसके बाद में उसको मानने वाले लोग, या फिर कहें एक जाति, उपजाति या गोत्र, और उसके बाद में उनके संबंध। तो ये 3 बातें जो समान है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक उपव्यवस्था में, उनमें पहला संरचना, सभी की अपनी निश्चित संरचना या सामाजिक ताना बाना होता है। उन सब में व्यक्तिगतता और व्यक्तित्व, धर्म और संप्रदाय की संस्कृति और परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति की अपनी, हर समाज की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। और सांस्कृतिकता, उसके संस्कृति के संवाहक तत्व भी सभी में होते हैं। हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन ये जो 3 घटक थे, ये सभी सामाजिक व्यवस्थाओं और उपव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा यानी स्कूल, भारतीय शिक्षा सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रमुख उपव्यवस्था है। सामाजिक भारतीय स्कूल शिक्षा है, वो एक प्रमुख उपव्यवस्था है जो सबको और सबसे अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित करती है या अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। विद्यालय हम विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, लिंगों के मानने वाले विद्यार्थियों के साथ, लोगों के साथ संपर्क में आते हैं और उनसे उनके संप्रदाय की, उनके व्यवहार की, उनके संबंधों की बातें सीखते हैं, और जिसमें हमें सामाजिकरण का विकास होता है। शिक्षा उपव्यवस्था के तत्व, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तत्व हैं, जिसमें संरचना के रूप में दफ्तरशाही व्यवस्था, मानवीय संसाधन, दफ्तरशाही यानी ऑफिस कितना बड़ा है, ऑफिस का कैडर क्या है, ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी, उससे नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जैसे हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में पहले प्रधानाचार्य होते हैं, फिर उनके नीचे सहायक या वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर उनके नीचे प्रथम श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, है ना, शारीरिक शिक्षक और सहायक कर्मचारी। इस प्रकार के कई पदों
या संवर्गों से संबंधित लोग होते हैं, सबका अलग अलग कर्तव्य और ड्यूटीज़ होती है, तो वो मिलकर के एक उपव्यवस्था या संरचना बनाती है। कई मंत्रालय हैं अलग अलग, शिक्षा निदेशक जिसके नीचे होते हैं शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी, श्रेणीबद्धता आचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ सहायक, क्लर्क, चतुर्श्रेणी कर्मचारी इत्यादि। ये पद और कार्य के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? ये दूसरा तत्व है, पद और कार्य के अनुसार। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में या राज्य शिक्षा मंत्रालय में भी निदेशक होता है। विभिन्न रूप के केंद्रीय, राजकीय, सरकारी और पब्लिक सहायता प्राप्त एजेंसियां होती है, उनमें कुछ अनुदानित होती है, कुछ आवासीय होती है और कुछ गैर आवासीय होती है। गैर आवासीय संस्थाएं होती है जो शिक्षा उपव्यवस्था के मुख्य तत्वों के रूप में मानी जाती है। उनमें प्रदेश की समय तालिका, परीक्षाएं, नियुक्तियां, खेल संस्कृति कार्यक्रम, शिक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्था, ये एक शिक्षा निदेशालय के अधीन होने वाले सभी कार्यक्रम हैं। इसके अलावा महाविद्यालय होते हैं। महाविद्यालय में तकनीकी विद्यालय अलग होता है और एजुकेशनल महाविद्यालय अलग होता है, मेडिकल कॉलेज अलग होता है। इन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं, संरचनाएं और उनका पदानुक्रम और संवर्ग अलग अलग होते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में सांस्कृतिक उद्देश्य, संस्था का मूल्य, संस्था के आदर्श, सांस्कृतिक तत्व, सामाजिक पर्यावरण, उत्सव और राष्ट्रीय पर्व, नियम, परंपराएं। इसके अलावा व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रशासक के रूप में उसका प्रशासकीय व्यक्तित्व, विभिन्न गुणों का समायोजन, तत्व, रजो और तमो गुण के रूप में शिक्षक अभिवृत्तियां और शिक्षण अभिरुचियां भी होती है। सीखने के कौशल में प्रजातांत्रिक मूल्य, तानाशाही व्यवहार, उत्प्रेरणात्मक, दूसरे के द्वारा कहे हुए विचारों से सीखना, आकांक्षाएं, संतोष और असंतोष का स्तर, ये सीखने के कुछ कौशल है जिससे सामाजिकरण का विकास होता है। शिक्षा या स्कूल उपव्यवस्था की अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं में संबंध क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु शिक्षा या स्कूल है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन है? पहले हमने सीखा था सामाजिकरण का केंद्र बिंदु है वो बालक है, और अब हम यहाँ सीख रहे हैं कि वो वाला प्रश्न में वो शब्द नहीं है, तो सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक वो सामाजिकरण था, ये सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु शिक्षा है या स्कूल है। अन्य उपव्यवस्थाएं इसके चारों ओर चक्कर लगाती या घूमती रहती है। इनके मध्य अंतर क्रिया से विभिन्न संबंधों का निर्माण और विकास होता है। शिक्षा केंद्र में है, इसके चारों ओर राजनीति, इसके चारों ओर सामाजिक वर्ग, इसके चारों ओर परिवार और परिवार के लोग, इसके चारों ओर धर्म और धार्मिक मान्यताएं, ये सब घूमती रहती है। ये सब मिलकर के ही शिक्षा कहलाती है। ये सभी मिलकर के शिक्षा का रूप निर्धारण करती है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा केवल विद्यालय शिक्षा नहीं है, परिवार से भी शिक्षा है, धर्म से भी शिक्षा है, राजनीति से भी शिक्षा है और सामाजिक संबंधों, संवर्गों और घटनाओं क्रियाओं से भी सीखने को मिलता है, वो भी शिक्षा है। इस प्रकार अब हम अंतिम पायदान पर आ गए। समाजीकरण मूलतः क्या है? समाजीकरण मूलतः मनुष्य के एक दूसरे से संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी हम किसके संपर्क में आ रहे हैं और उससे हम क्या सीख रहे हैं या वो हमसे किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, यही समाजीकरण है। हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, नेता को, अधिकारी को, तो हमारे मन में भी ये भाव विकसित होता है कि काश हम भी ऐसे होते, या हमें भी ऐसा होना चाहिए, या हमें ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए। मूल में जाते हैं और फिर हम सीखने का प्रयास करते हैं कि फला व्यक्ति ने सफलता के उच्चतम स्थान पर पहुंचने के पहले कौन कौन से कठिन परिश्रम किए थे, कौन से पगडंडी या धारा पर वो चला था, वैसा यदि हम करें तो हम भी वैसा बन सकते हैं। बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही समाजीकरण है। कुसमयोजित या नटखट बालक या बदमाश बालक, चोर, अपराध, पाखंडी, गुंडागिर्दी, ये समाजीकरण के घटक नहीं है, बाधक है। समाज के मान्य नियमों, समाज में जिन नियमों की मान्यता है, समाज जिनको मानता है, हमें अच्छा लगे न लगे वो अलग बात है, रूढ़ियों, परंपरा के अनुसार बालक के व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया समाजीकरण है। और चौथी परिभाषा है समाजीकरण, सामाजिक वातावरण के अनुसार बालक को ढालने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। सामाजिक वातावरण के अनुसार हम जिस धर्म के, संप्रदाय के, जिस विचारधारा के अनुयायी हैं, उसको मानना ही हमारे लिए क्या है? समाजीकरण। अंतिम परिभाषा, अंतिम तथ्य है मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर, एक दूसरे पर निर्भर क्यों हो? कल्याण के लिए। किसका कल्याण? मानव कल्याण के लिए हम जो व्यवहार सीखते हैं, जैसा व्यवहार करना सीखते हैं, वो समाजीकरण है। और समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति पशु से इंसान बनता है।
पार्श्विक प्रवृत्तियां छोड़कर इंसानी व्यवहार या सामाजिक व्यक्ति का ढांचा निर्मित होता है। व्हीलर ने, जे.एस. रॉस ने, बोगार्ड्स ने और हेविंग हर्स्ट व न्यूगार्ड ने समाजीकरण के संबंध में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। यहाँ हमारे लिए परिभाषाओं का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, कौन सी परिभाषा किसने दी ये सीखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है कौन? सामाजिकरण के उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण के उद्देश्य प्यारे मित्रों, बालक सामाजिक भूमिकाओं का निर्वह करना सीखता है। दूसरा, संस्कृति का हस्तांतरण करना सीखता है। अन्य धर्मों जातियों से संबंध रखते हैं, उनसे साथ उठते बैठते हैं तो उनकी बातें सीखते हैं और हमारी बातें उनको स्वतः ही सिखाई जा सकती है। तीसरा, व्यक्तिगत और संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए होता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर मिलता है, सिखाने का अवसर मिलता है। और पांचवा, मानव कल्याण की भावना का विकास होता है। सामाजिकरण के द्वारा ये जो 5 बिंदु है उससे व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वह करना सीख जाता है। ठीक है बच्चों, सामाजिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, विसामाजिकरण, सचेत सामाजिकरण, अचेत सामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। विसामाजिकरण में वो कार्यक्रम या घटनाएं हैं वो जिनसे व्यक्ति समाज के लिए कुसमायोजित माना जाता है, सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं माना जाता है। उसमें मानवीय क्रियाएं या मानवीय गुण थोड़े कम होते हैं। अमानवीय गुण जो समाज के लिए हानिकारक है, बाधक है, सामाजिक विकास में बाधक है, वो होते हैं जैसे व्यक्ति का अपराध में संलग्न होना, चोरी की प्रवृत्ति होना, हत्या, लूटपाट, धर्मांधता, ठीक है ना, उग्र धर्मांध, ये सारे विचार सामाजिक परिपक्वता में बाधक हैं। सचेत सामाजिकरण से जानबूझकर किया जाता है ताकि वो सामाजिक व्यवहार कर सके और उसमें सामाजिकरण का विकास किया जा सके। अचेत सामाजिकरण में बिना जानकारी के कमरे में पैरदान पर पैर रखकर या शोक संवेदना के समय जमीन पर बैठना, अचेत सामाजिकरण। यानी हमें कई ऐसी घटनाएं जिनकी जानकारी नहीं होती, हम देखा देखी सीखते हैं। किसी के घर जाते हैं, उस तो घर में प्रवेश करने से पहले हम इधर उधर देखकर जूते खोलने का स्थान कहाँ है, पदवेश कहाँ रखें, फर्श पर पोछा लगाए कि नहीं लगाए, उससे पहले अंदर घुसें कि ना घुसें, कौन से कमरे में अंदर जाएं, किस प्रकार से बोलें, हमें पैर कहाँ रखना है, आगे पावदान यदि रखा हुआ तो उस पर रखना चाहिए, पानी की गिलास कैसे उठानी है, किस तरह से पीना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब बातें स्वतः सीख जाते हैं। पुनः सामाजिकरण, यदि व्यक्ति कुसमाजित है, अपराध के कारण वो सजा प्राप्त हो गया तो उसे वापस अच्छा व्यक्ति, समाज के लिए उचित व्यक्ति बनाया जा सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है फूलन देवी, जो एक अपराध प्रवृत्ति की कोई महिला थी उत्तर प्रदेश की। वो परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अपराध में चली गई, आपराधिक बन गई, लेकिन उसे भी बाद में जब ये समझ आया कि समाज में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुसभ्य, ज़्यादा संतोषी और ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, उसमें उसे कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन आनंददायी कंफर्टेबल होता है, तो पुनः अपराध को छोड़कर अपराध जगत से समाज, स्वस्थ समाज का अंग बन गई। इस प्रकार से एक बार अपराध कर देने से व्यक्ति असामाजिक नहीं होता है, उसका पुनः ट्रेनिंग देकर, उसकी भावनाओं समझकर, उसे समझाकर, सामाजिक मूल्य, परंपराएं, रिवाजों को दिखाकर, सिखाकर उसे वापस सामाजिक की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। सामाजिकरण के विकास की अवस्थाएं, सामाजिकरण के विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई है। शैशवावस्था, और इसका आयु वर्ग है जन्म से या 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था का आयु वर्ग है 6 से 12 वर्ष। तीसरा है किशोरावस्था, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष, इसे टीन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज। टीन यानी जिन संख्याओं के बाद में टीन लगता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन एज, ये किशोरावस्था कहलाती है। इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं, इसे लड़ो उड़ो भिड़ो ऐसी अवस्था भी कहते हैं। इस समय बालक में हार्मोन का इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि बालक है वो थोड़ा झगड़ालू, थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का और थोड़ा उन्मुक्त विचारों से रहने का प्रयास करता है। चौथा और अंतिम अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था, जो 18 से 46 उम्र के बीच की होती है, और उसके बाद वाली को हम वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। सामाजिकरण की संस्थाएं एजेंसीज फॉर सोशलाइजेशन,
तो उनमें सबसे पहले परिवार, समाजीकरण की पहली संस्था है वो परिवार है। परिवार में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है और भाषा का विकास भी परिवार में ही होता है। बच्चे के प्रथम गुरु है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। का औपचारिक सामाजिकरण विद्यालय से प्रारंभ होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे सामाजिक परिपक्वता का, सामाजिक सोशल मैच्योरिटी का ये बिंदु कंप्लीट होता है समाजीकरण का। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, बहुत सामान्य प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में कहीं न कहीं किसी रूप में पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता है? यदि वाटसन का नाम ना भी लें तो हम भी ये जानते हैं जन्म के समय बालक में जो गुण नहीं होता है वह उसका व्यवहारिक गुण है, क्योंकि देह का आकार तो उसका होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, हम बालक की तरफ हाथ करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो वो उसके प्रति कोई न कोई रिएक्शन करता है। हस्तात्मक हस्तगतात्मकता, ये प्रवृत्ति भी बालक में जन्म के समय होती है। तो जो नहीं होता वो क्या है? व्यवहारिक गुण। और वो व्यवहारिक गुण समाज का अंग बनने के बाद, समाज में आने के बाद, परिवार में रहने, जन्म लेने के बाद ही सीख पाता है। तो बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली बात करते हैं, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। औपचारिक रूप से कहाँ बढ़ता है? विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, घर परिवार में, पास पड़ोस में। ये चर्चा हमने पहले कर ली थी कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर किस कब बढ़ता है? बताइए। ऑप्शन, विद्यालय वातावरण में, पास पड़ोस में, मित्र समूह में, घर परिवार में, और इनमें से कौन सा टॉपिक है वो आपका ठीक है? तो जैसा आपने पहले कहा था, यदि आपके ध्यान में हो तो औपचारिक शब्द जहां भी आए समाजीकरण में, तो बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर विद्यालय के वातावरण में बढ़ता है, प्राप्त करता है। अनौपचारिक रूप से माता द्वारा, उसके बाद पिता द्वारा, उसके बाद परिवार के सदस्यों के द्वारा, उसके बाद पास पड़ोस द्वारा, और सबसे लास्ट में विद्यालय द्वारा। ठीक, लेकिन औपचारिक में सबसे पहले विद्यालय होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है अनिश्चित एवं कुंठाग्रस्त? ऐसा नहीं होता। तुरंत और आवेगात्मक भी हो सकता है? ऐसा नहीं होता। चिंताग्रस्त और अनिर्णयात्मक? ऐसा भी नहीं होता। सामाजिक रूप से परिपक्व वही है जो सुनिश्चित और सुलझी हुई बात करता है, सुलझा हुआ निर्णय सुनाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है, सुनने वाले के अनुसार कहता है। आप क्या सुनना चाहते हो? अच्छा सुनना चाहते हो तो अच्छा सुनाए, बुरा सुनना चाहते हैं तो क्या बुरा सुना दे? नहीं। गर्व के साथ, अति घमंड के साथ, गर्व का अनुभव करते हुए कोई बात कहे तो वो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की निशानी नहीं है। अस्पष्ट बात की, जिसका कोई अर्थ न निकले, तो अगले वाले के समझ में नहीं आए, नहीं, तो वो कौन सी होगी? प्रभावात्मक रूप से ऐसी बात कहें या सुने जिससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम प्रभावित होते हैं, अगला व्यक्ति हमारे क्रियाकलाप से, हमारे व्यवहार से प्रभावित होता है, तो परिपक्व, सामाजिक परिपक्वता की निशानी है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करता है, सदैव करता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा की, संस्कृति का हस्तांतरण सदैव करता है, कभी कभी, कभी नहीं, संबंध नहीं, सदैव करता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चे पितृसत्तात्मक प्रणाली में लड़के को हमारे यहाँ समाज में थोड़ा अधिक महत्व देते हैं, अधिक लाड प्यार देते हैं, और उस लाड प्यार की वजह से क्या बच्चे झगड़ालू होते हैं, या उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, या उनके शरीर की कुछ इस प्रकार की बनावट होती है? तो हम यहाँ देखेंगे सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण आशा तो समाज की रखती है, लड़के के प्रति, बेटे के प्रति बेटे, बेटी से ज़्यादा। शारीरिक संरचना भी लड़के और लड़की की अलग होती है, उसका आकार और ऊर्जा भी अलग अलग होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन भी होते हैं, वो भी लड़के के झगड़ालूपन को निर्धारित करते हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी के कारण। तो मेरे हिसाब से पूर्णतः सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी के कारण होता है। लड़के लोग इस बात को अच्छे से समझ ले। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप सोचिए कौन सा इसका सही विकल्प है। औपचारिक तो विद्यालय होता है, आधारभूत की जैसे ही बात आती है तो माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य।
ठीक है। आधारभूत समाजीकरण का जो निर्माण है, शुरुआत है वो माँ से होती है, फिर पिता से होती है, भाई बहन से होती है, परिवार से होती है। बालिकाओं में शर्मीलेपन और लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर किशोरावस्था में नहीं, उससे पहले विकसित होती है। जब बालक 6-7 साल का होता है या 5 साल से बड़ा होने लगता है, 4-5 साल का, तो वो कपड़े पहनना, लोगों के साथ नंगा न रहना, लोगों की उपस्थिति में, अपरिचित लोगों की उपस्थिति में वो झगड़ा करना, जिद करना, ये बातें छोड़ता है, कम करना सीख जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, शर्मीलीपन और लज्जा की भावनाएं, वो पूर्व किशोरावस्था में विकसित होती है। प्रायः बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है, बालक जिस रोल मॉडल का चयन करते हैं वो कैसा होता, माता पिता भाई बहन ऐसा होना जरूरी नहीं है, शिक्षक ऐसा होना भी जरूरी नहीं, आदर्शवादी व्यक्ति ऐसा होना भी जरूरी नहीं है। तो फिर क्या बचा, वह व्यक्ति जो बालकों के अपने आदर्शों से मेल खाता। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, ये चर्चा करी थी कि व्यक्ति जो बनना चाहता है या जैसा बनना चाहता है, जैसे उसके विचार हैं, उसके विचार जिस व्यक्ति से मेल खाते हैं, मैच होते हैं, उसे वो अपना रोल मॉडल मानता है और उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। कई लोग तो अपने रोल मॉडल के फोटोज वगैरह रखते हैं, उनके डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, अपने जीवन में वैसा चाल बाल ढाल बनाने का प्रयास भी करते हैं। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है, नर्सरी विद्यालयों का यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों को पढ़ाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में ना, बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, सामाजिक विकास हेतु तैयार करना, वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर में घर जैसा माहौल देना ना, ये दो बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये दो बातें, इन दोनों में से आप सीखिए कि नर्सरी विद्यालयों का क्या उद्देश्य है। बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का केवल इतना ही कि विद्यालय की दिनचर्या क्या है, बालक उसके साथ समायोजित हो जाए, नहीं। उनका उद्देश्य होता है सामाजिक विकास हेतु बालकों को तैयार करना। बालक अगले विद्यालय में जाए 5 साल के बाद, और विद्यालय में वो सभी वर्गों, संवर्गों, लिंगों या शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाकर समाजीकरण का प्रयास करे, उसमें सफल हो। शिशु की प्रथम पाठशाला है। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन है? शिशु की प्रथम पाठशाला किंडरगार्टन है, नर्सरी है, माता पिता है या परिवार है। ठीक है, तो आपको ये बात सीखनी है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला उसकी माँ है। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन है? उसकी माता शब्द आ जाए तो ये है, नहीं तो माता पिता है। ये शब्द प्रथम पाठशाला, कई बच्चे यहाँ भूल जाते हैं। प्रथम पाठशाला यानी जहाँ वो पहली बार एडमिशन लेता है, यानी केजी, एलकेजी, यूकेजी, किंडरगार्टन ना, ये किंडरगार्टन नहीं, ये माता पिता है प्रथम पाठशाला। यदि माता पिता शब्द नहीं होता तो परिवार होता। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, किसी में नहीं। आजकल ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आजकल ये देखा गया है कि एकल परिवार प्रणाली भारत में ज़्यादा विकसित हो रही है। भौतिकवादी युग में ज़्यादा कमाने के लालच में, सुख सुविधाओं के लालच में व्यक्ति संयुक्त परिवार प्रणाली से पृथक होकर या टूट कर, उससे हटकर बड़े शहर में एजुकेशन के लिए या रोजगार में के लिए या कमाने के लिए निकल जाता है। और दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, इतने सारे लोग साथ मिलकर नहीं रहते हैं। किसी अवसर, पर्व, उत्सव या समारोह के दौरान आते हैं। तो ऐसा देखा गया है, जो पुराने ज़माने में जो सामाजिक व्यवस्था थी संयुक्त परिवार प्रणाली की, वो समाजीकरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी थी, आवश्यक थी, अनिवार्य थी। और उसमें सामाजिक ये जो कुप्रथाएं ये उतनी नहीं थी। कुप्रथा से मतलब अपराध है, चोरी है वगैरह वगैरह, ये खराब काम है, कुकृत्य नहीं होते थे, बहुत कम थे, ना के बराबर थे। लेकिन जैसे जैसे एकल परिवार प्रणाली का विकास हुआ है, उससे, क्योंकि बच्चे का अन्य सदस्यों के साथ उनके पदानुक्रम रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसके नीचे हैं और कौन किसके डर से जीवन जीता है, कौन किसके अनुशासन में रहता है, कौन किसकी आज्ञा मानता है, ये बात कम हो गई है। माता और पिता यानी मियाँ बीबी दोनों बालक को
के सामने इस प्रकार के व्यवहार या बातें भी कर सकते हैं कि फला ऐसा है, फला वैसा है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की जो तुच्छ भावनाएं या थोड़े संकीर्ण विचार है बालक के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं वो स्थान ग्रहण करते हैं, तो वो सामाजिकरण में ज़्यादा लाभदायक नहीं है संयुक्त परिवार प्रणाली की बनिस्पत। इसलिए यहाँ पर संयुक्त परिवार बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है संयुक्त परिवार में। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। किसकी होते हैं? खेलकूद की, सामाजिक सक्रियता की, पाठ्य सहकामी क्रिया की या शैक्षिक नियोजन की। तो खेलकूद तो करवाते हैं, शैक्षिक नियोजन भी करते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया भी करवाते हैं, समाज में उसकी भूमिकाएं, सामाजिक सरोकार में विद्यालय कम भाग ले पाते हैं। विद्यालय का प्रबंधन और विद्यालय की व्यवस्थाएं, टाइम टेबल भी इस प्रकार का होता है कि विद्यालय सामाजिक सक्रियता में, पर्यावरण या अन्य अन्य प्रकार की जो सामाजिक चेतनाएं हैं उनमें उतना भाग नहीं ले पाता है। ठीक है, अगली बात है हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? वंशानुक्रम यानी वंशानुक्रम से पीढ़ी से कौन सा आबद्ध जुड़ा रहता है? तो उसमें रहता है बाल के विकास की दिशा। विकास की दर नहीं होती, बाल विकास के अनुरूप प्रशिक्षण या नहीं होता, बाल विकास की सीमाएं भी नहीं होती, केवल बाल विकास की दिशा उससे आबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है। किससे? पद अनुक्रम से, वंश अनुक्रम से। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय कई व्यक्ति कई गुणों में बहुत श्रेष्ठ होते हैं और कईयों में नहीं होते। इसका मतलब क्या है? अन्य गुणों में वो निम्नतम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम जिन गुणों से प्रभावित है, हम जिनका मूल्यांकन कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। बाकी वाले गुणों को हमने देखा नहीं, परखा नहीं। केवल संबंधित गुण में श्रेष्ठ है ऐसा भी नहीं, अन्य गुणों में भी उत्तम है ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कहेंगे किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचित यानी प्रैक्टिकली हमने जिनको परखा है उनमें उनमें विशिष्ट उन विशिष्ट गुणों में वो उत्तम और श्रेष्ठ है। ठीक है, अगली और अंतिम बात हमारा इस प्रकार से ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विषय और ये तथ्य, ये कंसेप्ट, ये प्रश्न ठीक लगे होंगे। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQs, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनको हम अगले वीडियो में MCQs के रूप में लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप इसका थोड़ा गंभीरता से, गहनता से अध्ययन कर लीजिए, कंसेप्ट अपना तैयार कर लीजिए, सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण क्या है ये सीख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त और अनुमति देंगे, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ये बात आपके सभी मित्रों, रिश्तेदारों, कक्षा साथियों, सहपाठियों के साथ पहुँचे और वो भी सीखने की आपकी इस यात्रा में सहभागी बन सके। तब तक के लिए नमस्कार।